हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। यूजीसी नेट के बारे में आप सभी जानते होंगे। साल में 2 दफ़ा होता है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। आपको किसी भी सीनियर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे लगना है, असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पे लगना है, तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है, ये एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी होती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसके थ्रू जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो इसीलिए नेट का एग्ज़ाम काफ़ी अहमियत रखता है। साल में 2 दफ़ा ये होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से ना लास्ट टाइम ये हो नहीं सका था। तो जो जून का जो अटेम्प्ट है वो अब अगले महीने जनवरी और फरवरी में होने वाला है। तो इसी ताल्लुक से आज हम कुछ तबसरा करने वाले हैं। याद रहे कि ये जो नेट का एग्ज़ाम है ये साइंस फ्रेटर्निटी के लिए ख़ास अभी फ़िलहाल जो है साइंस फ्रेटर्निटी के लिए होने वाला है, और नॉन साइंस फैकल्टी के लिए अभी उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। साइंस स्ट्रीम जो है इसके लिए जब ये नेट का एग्ज़ाम होता है ना, तो ये CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये काउंसिल इसकी पूरी जिम्मेदारी ये लेती है और इसके अंडर में समझ लीजिए होता है ये। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करती है, लेकिन उसका होल्ड जो होता है ये CSIR, तो इसको बोलते हैं CSIR नेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो अभी हम जो देखने वाले हैं, तो आपको सब जगह जून 21 ही दिखेगा, क्योंकि ये जून साइकिल का जो था अब वो कंडक्ट करने वाले हैं जनवरी और फरवरी में। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। पब्लिक नोटिस, ये जो नोटिस निकाली गई है बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली अंडर में आती है, वो ही पूरा इसका सबसे अपर अथॉरिटी जो है इसकी वही है। तो ये लोग निकाले हैं ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2021, लेकिन ये होने वाला है अभी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करेगी और जेआरएफ और लेक्चरशिप के लिए होगा। आज हम इसके बारे में ना तफसील से देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेड्यूल क्या है इसका, कब होने वाला है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है 3 दिसंबर को। इसकी जो लास्ट डेट है ना 2 जनवरी तक है, मतलब 3 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2 जनवरी 2022 सॉरी 2 जनवरी 2022 रात में 12 बजने से 10 मिनट कम 11:50 तक आपके पास टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। पेमेंट करने के लिए एक दिन और बढ़ा दिए हैं ये लोग, मतलब 3 जनवरी तक की पेमेंट आप इसको कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फ्री ट्रांजैक्शन 3 जनवरी 2022 अप टू 11:50 PM। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होने वाली है? देखिए, 29 जनवरी को एक ये होने वाला है। उसके अलावा 5 फरवरी को और 6 फरवरी 2022 को ये कंडक्ट किया जाएगा CSIR नेट का एग्जाम। टाइमिंग क्या होगी? देखिए, फर्स्ट शिफ्ट रहेगी और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का रहेगा, और जो लोग को सेकंड शिफ्ट में आएगा वो 3 बजे से 6 बजे तक ये सेकंड शिफ्ट रहेगी। ऐसे ही डेट भी जो रहेगी ना, ये तो जैसे वो 29 जनवरी 5 फरवरी 6 फरवरी जो भी डेट रहेगी, जो भी टाइमिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको हॉल टिकट पर मिल जाएंगी। हॉल टिकट जब आप वगैरह एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे तब आपको दे दिया जाएगा। मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये CBT, लेकिन इसके लिए आपको सेंटर पर जाना होगा। अलग अलग सेंटर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम में कोई भी 4 सेंटर चूज़ कर सकते हो प्रिफरेंशियल तौर से। तो कोई भी जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, अगर वो अवेलेबल रहा तो वो आपको सेंटर दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको जाकर कंप्यूटर के सामने बैठकर ये पेपर सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि MCQ बेस्ड रहता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक सही आंसर रहेगा, वो आपको देना रहेगा। टोटल टेस्ट पेपर्स जो रहेंगे ना, ये जो स्ट्रीम्स हैं, तो 5 इसकी कैटेगरी है। केमिकल साइंसेज, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज, लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज में जैसे हमारा बॉटनी आ जाता है, जूलॉजी आ जाता है। मतलब जो लोग MSc बॉटनी जूलॉजी वगैरह सब्जेक्ट से किए होंगे वो लाइफ साइंसेज उन्हें पता होगा, वो लोग लाइफ साइंसेज में अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल साइंसेज होता है MSc मैथ्स वगैरह के लिए। फिजिकल साइंसेज भी होता है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो जाती है कि MSc केमिस्ट्री से जो लोग करते हैं ना, वो
फिजिकल साइंसेस में आते हैं, वो केमिकल साइंसेस में नहीं आते। बहरहाल उन्हें ज़्यादा पता होगा। मीडियम ऑफ पेपर, 2 लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हो, इंग्लिश और हिंदी। तो ये था। फी स्ट्रक्चर कैसा है इसका, देखिए फी आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से। आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, आपको जैसे करना है, लेकिन आपको ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना रहेगा। जनरल कैटेगरी या फिर जनरल इकोनॉमिकली जो वीकनेस सेक्शन होता है वो, इन दोनों के लिए 1,000 रुपया इसकी फीस है। ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर है वो, तो उसके लिए 500 है। एससी एसटी के लिए 250 है। थर्ड जेंडर अगर कोई है तो उसके लिए 250 है। और पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ डिसएबिलिटी, अगर किसी के पास किसी को कोई खुदा न खास्ता डिसेबल है, खुदा न खास्ता किसी की डिसएबिलिटी है और उसके पास उसका सर्टिफिकेट भी है प्रॉपर अथॉरिटी का, गवर्नमेंट अथॉरिटी से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसे उसका सर्टिफिकेट भी है, तो उसको कोई फी पे नहीं करना होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसमें ना इसको मैं 5 क्लासेस में ना इसको डिवाइड कर दिया हूँ। तो हम एक एक क्लासेस, आप जो जिस क्लास में फिर बैठेंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सबसे पहली जो क्लास है इसकी वह है एमएससी, यानी एलिजिबिलिटी यूजीसी नेट को एग्जाम देने के लिए हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये चाहे जीआरएफ की हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, तो एमएससी होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड BSMS, मतलब वो जो होता है ना बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस, 5 साल का कोर्स होता है, एक साथ होता है ये इंटीग्रेटेड, ये आपका कंप्लीट हो चुका हो। या फिर बैचलर ऑफ साइंस जो 4 साल का कोर्स होता है वो कंप्लीट हो चुका हो। आप BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपकी हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी हो, बीटेक कर चुके हो, B.Pharm कर चुके हो या MBBS कर चुके हो, आप एलिजिबल रहोगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, जनरल प्लस इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन के हो या OBC के हो, तब आपको 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपके 54.97% था तो उसको 55 मान जी नहीं, 55% कम अज कम रहना ज़रूरी है आपके जो एग्रीगेट जो फाइनल ईयर का रिजल्ट बनता है उसमें। और अगर आप SC ST थर्ड जेंडर या पर्सन विथ डिसएबिलिटी हो तो आपके लिए 50% ज़रूरी है मार्क्स। जो सेकंड कैटेगरी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, वो सिर्फ फेलोशिप वाले उसके लिए अप्लीकेबल हैं। तो कैसे लोग हैं, जो लोग अभी एनरोल्ड करे हैं एमएससी के लिए, मतलब वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं 10 + 2 + 3, ये जो है मतलब 10वीं 10th का एग्जाम, फिर 12th का एग्जाम, फिर ग्रेजुएशन का 3 इयर्स, और एमएससी के लिए वो लोग कर चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं। वो लोग, ये लोग, ऐसे लोग जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड है बीएससी ऑनर्स के लिए है, वो बीएससी ऑनर्स है या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स हैं। तो ये लोग इंटीग्रेटेड और या फिर इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी प्रोग्राम है, मतलब ये एमएस और पीएचडी एक साथ जो प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए इनरोल हो चुके हैं ये लोग। और बीएससी ऑनर्स जो जिनके पास ये डिग्री हो चुकी है, ये लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ दोनों के लिए अप्लीकेबल है। इनका भी जो पासिंग क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ना, वही रहेगा। जनरल हैं अगर ये लोग, या जनरल प्लस इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन से हैं, या ओबीसी हैं, इनके लिए 55 मार्क्स एटलीस्ट लगेगी। या फिर अगर एससी एसटी थर्ड जेंडर या पर्सन विथ डिसएबिलिटी हैं तो इनके लिए 50% मार्क्स लगेगी। फोर्थ कैटेगरी जो है ना अपनी, वो है कैंडिडेट्स विथ बैचलर डिग्री। हाँ, अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास कंप्लीट हो चुकी हो, प्लस आप जो है पीएचडी के लिए अगर एनरोल हो चुके हो, या फिर वो होता है ना कि इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है, एमएससी पीएचडी साथ में वो जो पूरा कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी, अगर आप एनरोल हो चुके हो तो आपके लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जगह अवेलेबल है। मतलब आप यूजीसी का नेट जीआरएफ के लिए दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नहीं दे सकते। इसी तरह अगर आप बीई, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, B.Pharm या MBBS के फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट आने वाला है, तो एक कैटेगरी होती है रिजल्ट अवेटेड, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी ये ज़रूरी है कि ये आप जान लें कि आप जीआरएफ के लिए ही अप्लीकेबल हो,
आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते यहाँ पे भी। और बीएससी ऑनर्स अगर फाइनल ईयर में है तो फिर आप अप्लाई मत करो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एलिजिबल नहीं हो। अपर एज लिमिट जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अपर एज लिमिट है 28 साल। कब कब 28 साल होना चाहिए? 1/7/2020 को, मतलब 1 जुलाई 2020 को 28 साल अगर हो चुका है बंदा तो फिर वो जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। किन लोगों के लिए है? एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पर्सन विथ डिसएबिलिटी और फीमेल अप्लीकेंट्स, अगर ये हैं तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, मतलब वो अप टू 33 ईयर्स वो एलिजिबल रहेंगे। ओबीसी अगर नॉन क्रीमिलियर है तो उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो ये सिर्फ हर एक साइकिल के लिए अप्लीकेबल होती है एज लिमिट। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसके लिए एज लिमिट और चेंज हो जाएगी, ये अभी के लिए है। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए आप यूजीसी नेट देना चाहते हो तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी 40 साल 50 साल, आप कितने भी उम्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम में क्या होने वाला है, कैसे रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए 5 स्ट्रीम की हमने बात की, केमिकल है, अर्थ साइंस है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है और मैथमेटिकल साइंसेज हैं। तो ये सब का ना एक पैटर्न है। जो आपका पेपर रहेगा ना वो 3 पार्ट में रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट क्या है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पार्ट ए में अभी मैं सिर्फ आपको ना केमिकल साइंसेस के बारे में बता रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद वाले स्क्रीनशॉट ले लें। आप जिस फैकल्टी में फॉल करते हैं वो आप उसके मुताबिक देख लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ केमिकल साइंसेस के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ का जो पार्ट ए है उसमें समझ लीजिए कि टोटल क्वेश्चन है 20, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 60। अब पार्ट ए की मैं बात करूं तो मैक्सिमम नंबर टू बी अटेम्प्ट, आपको जो मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट करने हैं ना वो 15 है। 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ वो 15 क्वेश्चंस जिसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये सही आंसर है, उसी पे आप टिक करें। अगर आप पूरे 20 के 20 या आप 18, 19 या 15 से ज़्यादा आप उस पर टिक कर देते हैं, आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तब जो स्टार्टिंग से जो 15 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे उन्हें काउंट कर लिया जाएगा। मतलब समझ लीजिए आप थर्ड क्वेश्चन था वो आपको ना शॉर्ट नहीं था लेकिन आपने सिलेक्ट कर दिया, लेकिन जो 17 क्वेश्चन था ना वो आपको एकदम श्योर है कि यही है, वो भी आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब स्टार्टिंग से देखना शुरू होगा कि फर्स्ट सेकंड से जो स्टार्टिंग के जो 15 आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, जब भी अटेम्प्ट क्वेश्चन में गिनती की जाएगी 15 तक के, वो उसको आपको वो हिसाब से मार्क्स दी जाएगी। तो बेहतर ये है ऐसे 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये सही आंसर है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग स्कीम है। पार्ट ए की मैं बात करूं तो 2 मार्क्स मिलेगी हर एक सही जवाब के, और अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपकी 25% मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का 25% मतलब आधी मार्क्स, 0.5 मार्क्स आपकी माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा एग्जाम निगेटिव मार्किंग स्कीम के पैटर्न पे रहेगा। बिल्कुल इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं, पार्ट बी में क्या है, पार्ट सी में क्या है। ये लाइफ साइंसेज है, मैथमेटिकल साइंसेज है, ये आप देख लीजिए। मैथमेटिकल साइंसेज में एक अलग चीज़ ये है पार्ट सी में कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन इसकी मुश्किल बात यह है ना पार्ट सी की, सिर्फ पार्ट सी की आप हाईलाइटेड देख रहे होंगे कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। मैथमेटिकल साइंसेज में पार्ट सी में जो मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे उसमें एक से ज़्यादा आंसर अगर आपको लग रहा है तो आपको सारे आंसर पर टिक करना है। तो जो सही आंसर रहेगा उस हिसाब से, नहीं जितने सही आंसर रहेंगे, 1 है तो 1 पे, और 3 है तो 3, 4 है तो 4 पे आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन इसमें आपको निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं रहेगी। अब ये क्या है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। देखिए पार्ट ए जो रहता है ना वो एकदम लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर रहता है, एप्टीट्यूड, इसमें पजल्स वगैरह रहते हैं, जनरल नॉलेज रहता है, एक आम फहम चीज़ें कि ग्राफिकल एनालिसिस रहेगा, एनालिटिकल न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ रहेंगी, ये सारी चीज़ें आती हैं पार्ट ए में। ये सब के लिए आम तौर पे कॉमन ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। पार्ट बी जो रहेगा ना ये आपके सिलेबस, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन एक जनरल सा रहेगा सिलेबस में, ठीक है ये क्वेश्चन क्या है वो क्या है, बस ऐसे जो नॉर्मल सा रहता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। पार्ट सी जो रहता है ना ये काफ़ी टफ रहता है, इसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखी जाती है, इसमें आपका नॉलेज देखा जाता है, थॉरो नॉलेज कितना है आपको, आपके सब्जेक्ट में आपको कितनी पकड़ है, कितना होल्ड है,
और साइंटिफिक नॉलेज आपका दिया जाता है पार्ट सी में, क्योंकि इसकी मार्क्स भी हर क्वेश्चन की ना 4 मार्क्स रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे हर क्वेश्चन की, हाँ सभी में 4 मार्क्स है, लेकिन ये फिजिकल साइंसेज में 5 मार्क्स है। तो ऐसा रहता है इसमें। पार्ट सी जो रहता है वो काफ़ी टेक्निकल रहते हैं। अब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरना की तरफ आते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे हमें भरना है, फिल करना है। तो इन्फॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको हम पहले बता देते हैं। तो आपके अपने सामने क्या रखना है कि जो बोर्ड जहाँ से आपका यूनिवर्सिटी से जो आप एमएससी वगैरह किए हो वहाँ का फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है या भी पासिंग सर्टिफिकेट है वो रखना है। और यानी जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली सब वैसे ही, क्योंकि वैसे ही हमें यहाँ पर देना रहेगा। उसके अलावा आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कोई भी एक चीज़ लगेगी आपकी। और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी है, एससी एसटी वगैरह है, तो कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर एक सादे पेपर पे साइन करके उसकी स्कैन कॉपी रखना है। और माइनॉरिटी अगर स्टूडेंट हैं तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें ना वहाँ पर मिल जाएंगी आपको फॉर्म पर भी। अगर आप माइनॉरिटी में, जैसे जेआरएफ के लिए ना माइनॉरिटीज़ के लिए मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी स्कॉलरशिप वगैरह रहती है, तो अगर आप माइनॉरिटी से हो तो वो फॉर्म आपको डिक्लेरेशन एक तरीके का है, वो सब आपको अपने साथ रखना है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन से हो या फिर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको अपने सामने रखना है और सब स्कैन करके रखना है। स्कैन सिर्फ और सिर्फ जेपीजी और जेपीईजी ये 2 फॉर्मेट में चलेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। कोड ये भी लगेगा आपको कि कोड, आपका कोड क्या है। तो देखिए ये यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है कि 701 से लेके 705 जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, समझ लीजिए लाइफ साइंसेज है आपका, तो आपका कोड रहेगा 703, वहाँ पर वो भी सिलेक्ट करना रहेगा कोड में भी। तो इसके भी आप बेहतर स्क्रीनशॉट ले लें। हाउ टू अप्लाई, कहाँ पर अप्लाई करना है हमें, तो वही CSIRnet.nta.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ इस तरह की विंडो नज़र आती है। तो यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के जो आपको वो दिख रहा है सर्कल, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर आपको वो कर देना है, नहीं हो रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है यहाँ पर आपको कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद हमें ऑनलाइन फॉर्म ही कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपके एक जगह है कि जहाँ पर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके पड़ोसी को आप किस नाम से बुलाते थे, या कोई भी आपका पर्सनल जो सिर्फ आप जानते हो, वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपको याद रखने, उसका आंसर भी आपको याद रखने। इनके सब पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वो काम आता है। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर खास तौर पे देना है, क्योंकि उसी पर ये लोग कम्युनिकेशन करेंगे। अब जो थर्ड स्टेज आएगी, जब आप ये फॉर्म सबमिट करोगे तो थर्ड स्टेज आएगी, आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना रहेगा। तो वो साइज़ जो है ना वो दी हुई है गाइडलाइंस में कि अगर फोटोग्राफ है तो उसकी साइज़ 10 KB से लेके 200 KB के दरमियान में होना चाहिए। सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के दरमियान। रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप आ रहे हो, आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है और आप प्रोविजनली इसको फिल कर रहे हो, तो रिजल्ट अवेटेड का जो वो रहेगा, जो फॉर्म रहेगा उसका आप स्कैन जब करोगे तो 50 KB से 500 KB उसकी लिमिट है। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50 KB से 300 KB, और पर्सन विथ डिसएबिलिटी अगर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट 10 KB से 300 KB के दरमियान में आपको बनाकर रखना है। पेमेंट जैसा कि हमने डिस्कशन किया पहले ही, ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मीन से होगी, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ID, वैलेट वगैरह के थ्रू। हार्ड कॉपीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड। देखिए हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी आपको निकाल कर अपने रेफरेंस के लिए अपने पास ज़रूर रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। प्रिंट आउट आप निकाल लें किन चीज़ों का, पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने जो फिल किया उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें। आपने जो पेमेंट किया है, फीस जो आपने पे किया है, वो फीस का चालान जो प्रूफ है वो अपने पास हार्ड कॉपी में रखें। जो फोटो आप स्कैन कर रहे हो उसकी 6 से 8 कॉपी आपको अपने पास रखनी है, और वो क्योंकि हमें लेके भी जाना रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो बहुत ध्यान से, एकदम ऐसा ना हो कि आपके पास है ही नहीं वो कॉपी। जो कॉपी आप अपलोड करोगे और फोटो भी जो अपलोड करोगे वो भी खास तौर पे ध्यान रखें, आप कैप ना पहने हो, आप मास्क ना पहने हो, आप चश्मा ना लगाए हो,
आपका एकदम साफ साफ आपका फेस समझ में आ रहा हो, और उस पर जो एडिटिंग हम करते हैं ना फेसबुक प्रोफाइल वाली, तो वो सब एडिटिंग ना हो, एकदम साफ और क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली दी गई हैं, तो आपको ये सब का ख्याल रखना है। और फोटो आइडेंटिफिकेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसका भी कॉपी आपको अपने पास रखना रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई नाम चेंज हो गया बाद में, जैसे पहले नाम था पिताजी के नाम के साथ था, बाद में हस्बैंड के नाम पे हो गया, तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसका जो भी प्रूफ है या फिर गैजेटेड जो भी रहेगा उसका, वो आपको अपने पास रखना रहेगा। अब एग्ज़ाम जो आप जब देने जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना रहेगा। आपका एडमिट कार्ड आ चुका रहेगा, वही लॉगिन आईडी जो क्रेडेंशियल्स रहेगा और पासवर्ड वो आपके ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकोगे अपना एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड लेना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ध्यान से लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको पेस्ट करना रहेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो हरगिज़ ना भूलें, पेन ले जाएं, और फोटो गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया गया कुछ भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी लेके जाए। और अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो लेकर जाएं, क्योंकि उसकी वजह से आपको 20 मिनट्स पर आवर का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज फॉर कैंडिडेट्स, देखिए आप एग्जाम दे के आएंगे 2-3 दिनों के बाद आपको प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन का ये आंसर था, ये पहला आंसर, दूसरा आंसर ये था। अगर आपको ऐसा लगता है कि जी नहीं, मुझको जो जो ये 10वां क्वेश्चन था उसमें ए नहीं बी आंसर होना चाहिए, तो आप उस प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन की चैलेंजिंग फीस जो रहेगी वो 200 रुपया रहेगी। तो आप चाहें तो 200 रुपये पे करके उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर दें, उसके बाद फाइनल लिस्ट दे दी जाएगी। तो ये था हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट, CSIR यूजीसी नेट के बारे में। इसके बाद हम यूजीसी नेट का जो नॉर्मल जो साइंस फ्रेटर्निटी से अलग है उसके बारे में हम बात करेंगे। खुदा हाफिज़।